हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। अभी तक हमने 13 टेस्ट लगा लिए हैं और आपका रेस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया आ रहा है। हो सकता है एक दो चीज़ें ना समझ में आ रही हों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आई है, आप हमें बता दीजिए। बाकी का आप लोगों के लिए जो ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस हैं वो रात में लाइव स्टार्ट हो चुकी हैं। उसकी 2 क्लासेस भी हो चुकी हैं। उसमें हमने सिलेबस और इंट्रो ऑफ इंडिया स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो सारे बच्चे रात की लाइव वाली क्लास भी देख सकते हैं। चलिए अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें कारक आय में शामिल होती हैं? कौन सी मदें आपकी कारक आय, कौन सी आय है भाई? ये कारक आय है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर इनकम। गॉट इट? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पर फैक्टर इनकम के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय फैक्टर इनकम। दूसरा, उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इन चारों में से कौन सा शामिल है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे इन चारों में कौन कौन शामिल होगा। पहला दे रखा है भूमि से प्राप्त लगान या किराया। बिल्कुल, जो आपकी फैक्टर इनकम होती है वो आपकी भूमि से जो प्राप्त लगान होती है या किराया होता है वो उसमें शामिल की जाती है। पहला सही है। दूसरा, पूंजी से प्राप्त ब्याज। आपकी पूंजी थी, आपने किसी को दी, तो उससे जो भी क्या हो रही है, ब्याज प्राप्त हो रही है, तो वो भी उसमें इंक्लूड की जाती है। बिल्कुल सही है। सब्सिडी, तो सब्सिडी नहीं होती भाई। सब्सिडी क्यों नहीं होती? क्योंकि सब्सिडी वो पैसा है जो सरकार किसी को मदद के रूप में देती है। सरकार देती है मदद के रूप में, तो ये नहीं आता इसमें। सब्सिडी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक। फिर उद्यमशीलता से प्राप्त लाभ, ये भी होता है भाई। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा, ये जहां भी दिखाई दे, पहला, दूसरा और चौथा आपका बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए था बी ऑप्शन। देखते हैं भाई क्या आंसर कह रहा है। बी आंसर कह रहा है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बी आंसर। कारक को ही हम साधन आय भी कहते हैं। फैक्टर इनकम को हम साधन आय भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उत्पादक इकाइयों या फर्मों के द्वारा जब परिवारों या व्यक्तियों के उनकी कारक सेवाओं के लिए, किनके लिए? कारक सेवाओं के लिए उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे हम कारक आय कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा, ये द्विपक्षीय भुगतान होता है। कैसा भुगतान होता है भाई? द्विपक्षीय भुगतान होता है। यहाँ से दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कहाँ कहाँ से मिलता है? भूमि से प्राप्त लगान या किराया, जो रेंट आ रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे किसान अपनी ज़मीन को किसी और को दे देते हैं उधार पे, और उसके बदले क्या ले लेते हैं? उसके बदले पैसा ले लेते हैं। वैसे ही श्रम के बदले कर्मचारियों को प्राप्त जो पारिश्रमिक होता है, जो हम लोग, जैसे हम किसी कंपनी में पढ़ा रहे हैं या किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो हम एक एज अ टीचर तो काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी भी हैं। ठीक है, तो वो हमारे पढ़ाने के बदले में हमें क्या देते हैं? हमें सैलरी देते हैं। तो यही क्या होता है? यही आपका फैक्टर इनकम होती है, जिसको वेजेस कहते हैं। फिर पूंजी से प्राप्त ब्याज, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, और उद्यमशीलता से प्राप्त लाभ, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। दीज आर 4 पॉइंट्स जो कि इंक्लूड किए जाते हैं कहाँ पे? फैक्टर इनकम में। तो ये आपके चारों याद रखने हैं। बट जो सब्सिडी थी, जो आपकी सहायता कही जाती है, वो सरकार की सहायता होती है, वो इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा ये पेपर में पूछे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि हाँ मैं आऊँगा। ठीक है, खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं आऊँगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ पर मखाना बोर्ड बनाने का प्रावधान
किया गया है। कौन सा बोर्ड? मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आपको पता होगा 2025-26 का जब बजट आया तो दो राज्यों की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। एक राज्य था आपका साउथ का और एक राज्य था नॉर्थ का। नॉर्थ का राज्य जो था वो है बिहार। बिहार की इतनी चर्चा क्यों हुई? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया, वहाँ पे मखाना बोर्ड भी दिया गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना था? इसका आंसर होना था ए ऑप्शन, बिहार। ठीक है, तो मखाना बोर्ड कहाँ पे है? बिहार में बनाया जा रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो याद रखना है कि भाई बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बजट के साथ ही आया है। बजट 2025-26 में ऋण तक पहुंच में सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। कहाँ पहुंचना है भाई? लोन लेने के प्रोसेस में आपको सुधार कार्यक्रम की बात कर रहा है और वहाँ पे पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करके आंसर दें। तो सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। बिल्कुल किया गया है। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। बिल्कुल किया गया है। निर्यातक MSME के लिए ऋण गारंटी कवर को 20 करोड़ तक की समावधि ऋण का प्रावधान किया गया। ये भी बिल्कुल किया गया है। इसका मतलब जो लोन सिस्टम है, अगर आपने उसके प्रोसेस को पढ़ा होगा तो वहाँ पे तीनों स्लॉट्स चेंज किए गए हैं। उसमें जो 5 करोड़ का मसला था वो 10 करोड़ तक का कर दिया है, जो 10 का था वो 20 कर दिया है, और जो 20 का था वो उसमें अलग चेंजेस किए गए हैं। तो ये तीनों ही सही थे। और तीनों कहाँ पे लिखा हुआ है? ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखते हैं क्या इसका आंसर डी है? बिल्कुल डी है। और मैंने आपको यही तीनों पॉइंट्स अभी समझा भी दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है। टर्म क्या है? स्टैगफ्लेशन। क्या यूज की गई है? स्टैगफ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये क्या है? ये एक टर्म है। ये यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। इस तरीके की टर्म्स पूछ लेते हैं। जब वो मार्केट में ये टर्म्स चलन में होती हैं तो वो पूछ लेता है कि भाई जब चलन में थी तो आप तो तैयारी कर ही रहे थे, तो बताओ इसका आंसर। तो आप बताने के लिए तैयार भी होंगे। बोल रहा है कि ये क्या बताता है? यह एक जटिल स्थिति होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ उपस्थित होती हैं। बढ़िया बात है। यह स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दर भी अधिक हो जाती है। तो अब यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो स्टैगफ्लेशन होती है उसमें क्या होती है? उसमें आपकी जो मुद्रास्फीति है वो ऊंची हो जाती है, उच्च मुद्रास्फीति हो जाती है। ये बात तो सही है। और उसके साथ साथ बेरोजगारी दर, जो आपकी बेरोजगारी दर है वो भी हाई हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो हाई बेरोजगारी दर भी होती है और उच्च मुद्रास्फीति भी होती है। तो ये तो पॉइंट एकदम सही था। अब जब ये पॉइंट आपको दिख रहा है कि ये सही है, तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है? उसमें ये बात लिख रहा है कि मुद्रास्फीति तो आती ही है, उसके साथ साथ 22 वर्ष जो उसकी मंदी वाला पॉइंट है वो भी आता है। तो ये दोनों बात सही है और ये एक जटिल स्थिति है। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ आ रही हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा डी ऑप्शन, तीनों के तीनों सही। डी ऑप्शन देखते हैं क्या सही है? बिल्कुल सही है। जब तीनों चीज़ें एक साथ आपके पास मिल जाएंगी तो उसे हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन। आर्थिक रिकवरी के अंतर्गत वी, ध्यान दीजिएगा, वी आकार के बारे में पूछ रहा है। वी शेप का आर्थिक सुधार निम्नलिखित में से किस स्थिति को सूचित करता है? आपने देखा होगा जो रिकवरी इंडिकेट्स होते हैं इकोनॉमिक, उसके बारे में पूछ रहा है। समझ में आया? ये वी भी होता है, ये डब्ल्यू भी होता है,
बहुत सारे होते हैं, 5-6 और भी होते हैं। तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि भाई आपका जो वी है वो किसको सूचित करता है, इनमें से आपको बताना है। तो आपने पढ़ लिए होंगे कि कौन सा मसला है। अब हम बता देते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से क्षतिपूर्ण करके अपनी पूर्व जो स्थिति होती है उसको प्राप्त करती है। तो वी यही होती है, ठीक है। जो आपकी वी शेप है कि पहले ऊपर थी, फिर डाउन गई और फिर अपनी नेचुरल पोजीशन में पहुंच गई। तो ये पहला ही पॉइंट यहाँ पे सही है। बाकी और जो पॉइंट्स हैं उनको और समझा देता हूँ। ए ऑप्शन तो इसका बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स भी समझ लो आप। दूसरे पॉइंट्स क्या कह रहा है, एक होता है यू। कौन सा है भाई, यू। यू क्या कहता है, यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था में पहले गिरावट आती है, फिर यह कुछ समय तक क्या करता है, संघर्षरत रहता है, अस्त व्यस्त रहता है और निम्न समृद्धि दर प्रदर्शित करने के पश्चात धीरे धीरे सामान्य स्तर पर बढ़कर पूर्ववर्ती स्तर पर पहुंच जाता है। मतलब इस तरीके से समझ में आ रहा है। यू ऐसे ही तो बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर डब्लू। डब्लू डब्लू क्या है, इसमें पहले समृद्धि दर में गिरावट आती है, फिर सुधार आता है, किंतु यहाँ पुनः गिरावट आती है, उसके पश्चात अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आ जाती है। इस तरह स्थिति डब्लू के आकार में ले लेती है। जैसे पहले बढ़िया थी, टॉप पे थी, फिर गिरावट आई, फिर थोड़ी सी सुधार, फिर गिरावट और फिर सुधार। तो ये ऐसे बन गया। फिर आता है एल। एल शेप। यह सबसे खराब स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के पश्चात समृद्धि दर निम्न स्तर पर ही स्थिर हो जाती है और इसमें लंबे समय तक कोई भी सुधार नहीं होता है। मतलब बढ़िया थी, गिरी और फिर वहीं पे कांस्टेंट सेट हो गई। कितनी हो गई है भाई आपके पास, यू हो गई, डब्ल्यू हो गई और एल हो गई। और दिखा देते हैं जे। जे क्या है, जे की शेप ले लो। यह कुछ हद तक एक अव्यवस्थित या अवास्तविक परिदृश्य है जिसमें समृद्धि दर निम्न स्तर से शीघ्र ही ऊपर उठकर अत्यधिक उच्च हो जाती है और फिर स्थिर बनी रहती है। एक होता है के, एक होता है आपका वी, जो कि अभी मैंने समझाया, वी, ठीक है। और वी के बारे में इन्होंने पूछा था। यह एक आशावादी प्रारूप में से एक है जिसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से क्षतिपूर्ति करके अपनी स्थिति को अच्छा कर लेती है, ठीक है। के का मसला आपको समझ में आ रहा होगा। यह एक ऐसी परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को या खंडों को प्रदर्शन किया जाता है के जो अक्षर है उसके हिसाब से। तो यू, डब्ल्यू, एल, जे, के और वी, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक चालू खाता घाटा में वृद्धि करते हैं। कौन से कारक, वो फैक्टर पूछ रहा है जो कि चालू खाता, किसमें भाई, करंट अकाउंट और घाटे की बात कर रहा है, इसका मतलब डेफिसिट में वृद्धि करता है। पहला, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, घरेलू उत्पादन में कमी, वैश्विक मंदी, निर्यातकों के पास वित्त की कमी। तो सही उत्तर का चयन करना है भाई, ठीक है। तो इस पूरे सेगमेंट को जब आप देखोगे तो इसमें आपके चारों पॉइंट ही सही हैं। कैसे सही हैं, पहले तो आंसर टिक कर लो। डी ऑप्शन कैसे सही है वो समझा देता हूँ। जब आप चालू खाते की बात करते हैं, जो करेंट अकाउंट होता है, उसमें जब भी आप किसकी बात करेंगे, घाटे की। इसका मतलब चालू घाटा, मतलब चालू खाता जो घाटा हो रहा होता है उसका पॉइंट समझना है आपको। तो जब किसी देश के द्वारा
आयातित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसके द्वारा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है, तो ये जो चालू खाता घाटा होता है वो कहलाता है। मतलब आयात वस्तुओं की जो सेवाएं और मूल्य हैं उसमें और आपके निर्यात की वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में चीज़ों का डिफरेंशिएट अगर दिखाई देने लगे, डिफरेंस दिखने लगे, वो भी बहुत ज़्यादा, तो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर चालू खाता घाटा और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो जाएगी, फलतः भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, चालू खाता घाटे की पूर्ति विदेशी मुद्रा भंडार से की जाती है, इसीलिए चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात बढ़ जाने से, अर्थात विदेशी मुद्रा बढ़ जाने से जो अपेक्षा चालू खाता घाटा बढ़ने से मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा वो घट जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, घरेलू मुद्रा का वैल्यू कम हो रहा होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से आपके ये पॉइंट्स दे रखे हैं चालू खाता, और इसमें क्या क्या मसला आता है, फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, वो सारे के सारे आपको दे दिए गए हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। सही उत्तर का चयन करें। रुपये के मूल्यह्रास में जो कारण है वो आयात का महंगा हो जाना होता है। दूसरा, मुद्रा का मूल्यह्रास जो राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है कि जो रुपया है उसका अगर वैल्यू कम हो रहा है तो उसका कारण आयात महंगा हो जाना। ठीक है, और मुद्रा का मूल्यह्रास जो हो रहा है उसमें कह रहा है कि भाई राजकोषीय घाटे में वृद्धि। तो दोनों ही आपको दिख रहा होगा, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन कुछ भी नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वां क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार SDR की बास्केट में शामिल हैं। आपको पता होगा कि जो आपकी SDR है उसमें 5 मुद्राएं हैं पूरे वर्ल्ड की, तो उन्हीं में से 5 में से 3 कौन सी हैं या 4 कौन सी हैं या 2 कौन सी हैं वो आपको बतानी है। येन, रुपया, युआन, डॉलर। तो आप आंसर बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे येन भी है, युआन भी है, डॉलर भी है, बस रुपया नहीं है। तो जहाँ पे रुपया नहीं है वहाँ पे देखिए तो आपका बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि हैं तीनों तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपके सामने है। और ये विशेष आहरण अधिकार आपकी ऐसी कॉइन या ऐसा पैसा मान लीजिए जो आपके वर्ल्ड लेवल पे एक साथ कई देशों ने मिलकर बना लिया है, और वो इन 5 मुद्राओं को इसमें रखते हैं। अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरोप का यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग और आपकी चीनी युआन या रिनमिनबी। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉस्ट्रो खाता के संदर्भ में नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। आपको वो बताना है कि वो कथन जो कि गलत दे रखा है उसका चुनाव करना है। ठीक है, इसे एक घरेलू बैंक एक विदेशी बैंक की ओर से घरेलू मुद्रा में रखता है, नहीं ये तो गलत है, यही पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, इसका उपयोग बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा के लिए किया जाता है, ये ठीक है। तो गलत पूछ रहा है, तो गलत का मतलब आपका केवल एक, और केवल एक कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है
डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। देखो, नेस्ट्रो अकाउंट वह खाता होता है जिसे बैंक किसी दूसरे, क्या है, दूसरे देश की मुद्रा में उस देश के किसी भी बैंक में रखता है। किस में रखता है? दूसरे बैंक में रखता है। वस्तुतः इस प्रकार के खाते का उपयोग बैंकों के द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा के लिए और उन ग्राहकों के धन को रखने के लिए किया जाता है जिनके पास क्या होती है? विदेशी मुद्राएं होती हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही था और इन्होंने गलत पूछा था, तो पहला गलत था भाई। ठीक, वो बस्ट्रो कहलाता है। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं बस। हु अमंग द फॉलोइंग कंप्लाइज एंड पब्लिशेस द इकोनॉमिक रिव्यू। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समीक्षा का संकलन और प्रकाशन करता है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चल रहा होगा पूरा क्लासेस का सिलसिला। अब जो बच्चे हमसे अभी हाल फिलहाल इन वीडियोस के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं फिर से बता देता हूँ, 8 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। उसमें हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं। अभी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। आप सारे लोग 8 बजे ज़रूर लाइव ज्वाइन कीजिए। बढ़िया से पढ़िए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।